अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका जो है वो आज थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो है वो हमने 1 से लेके 50 तक आर्टिकल डिस्कस किए थे, दूसरे में 51 से लेके 100 तक आर्टिकल डिस्कस किए थे, और तीसरे के अंदर यानी जो आज का लेक्चर है इसमें हम 101 से 150 तक आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो भी नोट्स और टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इस नंबर पे राब्ता कर लें। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस। आर्टिकल 101 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। तो हर प्रोविंस में एक गवर्नर होगा, ऐसे ही है, हमें भी पता है। shall be appointed by the president on advice of the PM। प्रेसिडेंट जो है वो इसका ऑर्डर करेगा यानी नोटिफिकेशन करेगा, और एडवाइस कौन भेजेगा उसको? पीएम उसको एडवाइस भेजेगा। एडवाइस से मुराद ये है कि वो लेटर भेजेगा कि फलां शख्स को आप क्या करें, इसको आप गवर्नर लगा दें। उसके बाद क्या है जी, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मेंबर की क्वालिफिकेशन पे वो पूरा उतरता हो, ठीक है, यानी कि नेशनल असेंबली के मेंबर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको वो पूरा करता हो। उसके बाद है नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। ये भी आपसे सवाल जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए। रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए बच्चों, रजिस्टर्ड वोटर हो, और उस प्रोविंस का ही रहने वाला हो, एंड रेजिडेंट ऑफ दैट प्रोविंस। और इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट रिमेन्स इन द गवर्नर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट विशेस, ही सर्व्स एज द प्रेसिडेंट्स प्लेयर, ठीक है। गवर्नर जो है उस वक्त तक अपने ऑफिस में रहता है जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे कि इसको जो है वो चेंज करना है तो प्रेसिडेंट इसको चेंज कर सकता है। ही सर्व एज द प्रेसिडेंट्स प्लेयर, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की विश पे जो है वो काम करता है या प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे होता है। द प्रेसिडेंट डिसाइड्स गवर्नर सैलरी। गवर्नर की सैलरी, उसके अलाउंसेज और उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट करता है। ये सारे के सारे जो है वो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है जी, गवर्नर में सबमिट रिजाइन टू प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर ने रिजाइन करना है तो वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट को ही करेगा। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो गवर्नर है ना, ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। रेप होता है किसका? प्रेसिडेंट, सही है। प्रेसिडेंट कहाँ होता है? फेडरेशन। और गवर्नर कहाँ पे होता है? प्रोविंस। तो प्रोविंस के अंदर प्रेसिडेंट का जो नुमाइंदा होता है वो कौन होता है? वो गवर्नर। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 102 की, ओथ ऑफ गवर्नर। गवर्नर जो है वो ओथ कैसे लेगा? बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द गवर्नर शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ओथ ऑन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल के अंदर जो ओथ दिया गया है उसके मुताबिक क्या करेगा? ये ओथ लेगा। अब सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर किससे ओथ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इससे हल्फ लेगा, ठीक है, वो इस हल्फ को एडमिनिस्टर करेगा। आर्टिकल 103 की बात करते हैं, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफ। गवर्नर ऑफिस की भाई कंडीशंस क्या क्या है? द गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्रेसिडेंट का पढ़ा था कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करेगा जहां से उसको कोई रिम्यूनरेशन मिल रहा हो। द गवर्नर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, जो है वो नहीं लड़ सकता। इफ समवन हु इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली इज अपॉइंटेड एज गवर्नर, और इस और एमएनए एमपीए भी नहीं हो सकता। एमएनए है, ठीक है, या अगर एमपीए है तो जैसे ही वो गवर्नर बनेगा वैसे ही उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, जैसे प्रेसिडेंट के केस में था। तो ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद है जी आर्टिकल 104, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली एक्ट एज गवर्नर व्हेन एब्सेंट। अगर गवर्नर जो है वो छुट्टी पे है तो उसकी जगह कौन होगा? कौन एक्ट करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। गवर्नर एब्सेंट इन फॉर्म ऑफ absent from Pakistan or cannot perform his duty for any reason, if the governor is absent from Pakistan or cannot perform duties for any reason, ठीक है, गवर्नर जो है वो एब्सेंट है या किसी भी वजह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, फॉर एनी रीजन। फॉर एनी रीजन क्या हो सकती है? कि वो बीमार, ठीक है, या कोई और मामला हो गया, ठीक है, किसी की कोई डेथ वगैरह हो गई है या कोई और जरूरी काम है। द स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली विल एक्ट एज गवर्नर। तो इसकी गैर मौजूदगी में स्पीकर जो है वो एज ए गवर्नर काम करेगा। द स्पीकर विल, इफ स्पीकर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, अगर स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है किसी बंदे को नॉमिनेट करेगा और वो फिर जो है वो गवर्नर के वापस आने तक एज ए गवर्नर काम करे। अब बात करते हैं जी आर्टिकल 105, गवर्नर एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है खुद से डिसीजंस नहीं ले सकता, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। इसको क्या कहा जाता है? ये जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन। इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन। मस्ट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द सीएम और कैबिनेट, कैन आल्सो वंस फॉर रिकंसिडरेशन, आफ्टर दैट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस। एक आध दफा वो रिकंसिडरेशन का कह सकता है कि वो वापस भेज देगा कि भाई इसको रिकंसिडर करे, लेकिन अगर वो वापस आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? इसको लाजमी बाउंड है कि वो इसके ऊपर अमल करे, ठीक है, इस कानून को पास करे। नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल कैन क्वेश्चन वेदर और व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट।
कैबिनेट जो है वो कोई एडवाइस भेजती है या कोई बिल भेजती है गवर्नर को, या चीफ मिनिस्टर कोई बिल भेजता है, तो उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज या किसी ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे वही वाले तकरीबन एक्ट हैं जो कि हम लोग प्रेसिडेंट के केस में पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा जी। इसके बाद देख लें, इफ द गवर्नर डिसॉल्व द असेंबली ही मस्ट अनाउंस इलेक्शंस विद इन 90 डेज। गवर्नर जो है अगर वो डिसॉल्व करता है, गवर्नर खुद से बच्चों डिसॉल्व नहीं कर सकता। वो कैसे डिसॉल्व करेगा? वो सीएम की एडवाइस के ऊपर ही डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अगर वो डिसॉल्व कर देता है तो 90 डेज के अंदर जो है वो क्या करना है, उसने इलेक्शन अनाउंस करने हैं। अब आर्टिकल 106 की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली, अब प्रोविंशियल असेंबली जो है उनकी क्या सूरत हाल है जरा देखते हैं। तो बलूचिस्तान असेंबली की जनरल सीट्स कितनी है? 51, वुमेन की 11, नॉन मुस्लिम्स की 3, टोटल 65 है। खैबर पख्तूनख्वा की जनरल 115, वुमेन 26, नॉन मुस्लिम 4 और टोटल 145। पंजाब की जो है वो 297 जनरल है, वुमेन की 66 है, नॉन मुस्लिम 8 हैं और टोटल जो है वो 371 है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सिंध की जो है वो जनरल सीट्स कितनी है, वुमेन की कितनी है, नॉन मुस्लिम की 9 है और टोटल 168 है। ये सीटें आपको याद होनी चाहिए, यही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अच्छा भाई, राइट टू वोट की बात करते हैं। मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाक, ठीक है। एक वोटर जो है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पाकिस्तान का सिटीजन हो, 18 साल एज हो, ठीक है, इलेक्टोरल रोल यानी कि इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम हो, और अनसाउंड माइंड ना हो, या किसी कोर्ट ने उसको ये ना कहा हो कि ये पागल है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? पागल है, ल्यूनेटिक वगैरह इसको कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली, तो प्रोविंशियल असेंबली की अगर आप बात करें तो जनरल सीट्स क्या होती है? ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका क्या मतलब होता है? हल्का। कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्का। इलेक्ट्स वन मेंबर थ्रू डायरेक्ट एंड फ्री वोट, ठीक है। डायरेक्ट वोट होता है, डायरेक्ट ऐसा होता है ना कि हम प्रोविंशियल असेंबली में डायरेक्ट एमपीए को वोट डाल रहे होते हैं। क्या आप सीएम को डायरेक्ट डालते हैं? सीएम को नहीं डालते, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो अवाम वो एमपीए को वोट डालते हैं, एमपीए जो है वो फिर सीएम को सिलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा डायरेक्ट वोट एमपीए को होता है, लेकिन सीएम को डायरेक्ट वोट हमारा नहीं होता। सीएम को किसका डायरेक्ट वोट होता है? एमपीए का होता है। उसके बाद रिजर्व सीट्स है वुमेन और नॉन मुस्लिम की, बिल्कुल एनए की तरह, नेशनल असेंबली की तरह। ईच प्रोविंस को जो है वो मिल जाती है उसकी, इज ट्रीटेड एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसमें भी हर प्रोविंस को जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसीडर किया जाता है, और जो है वो हर पार्टी को कैसे दी जाती है? उसकी जो टोटल जनरल सीट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन के लिहाज से। ये कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने ये पिछला लेक्चर नहीं सुना उसको पहले सुन लें, ठीक है। स्टार्ट करें आप पहले आर्टिकल से, पहला आर्टिकल पहले से पहले 50 सुने, फिर 50 से 100 तक सुने, फिर 100 से 150 वाले इस लेक्चर के ऊपर आए। इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं भाई। रिजर्व सीट्स आर फिल्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनको फिल किया जाएगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट विनर जो है, इंडिपेंडेंट विनर क्या होते हैं? आजाद उम्मीदवार हैं जो कि जीत गए हैं। ये क्या किया जाएगा? इफ दे ज्वाइन द पार्टी, ये 3 दिन के अंदर अंदर बच्चों इन्होंने डिसाइड करना होता है कि ये कौन सी पार्टी में जाएंगे, सही है। और वो जिस पार्टी के अंदर जाएंगे उसी के अंदर ये फिर काउंट किए जाएंगे, उसी का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। यानी जिस पार्टी को 3 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करेंगे उसी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे और उसी पार्टी की सीटों में काउंट किया जाएगा इनको। 107 नंबर है जी आर्टिकल, टर्म ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली की टर्म कितनी है भाई? प्रोविंशियल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल। जिस तरह से नेशनल असेंबली है वैसे ही, लेकिन अगर उससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अनलेस सूनर डिसॉल्व फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग, पहला सेशन जो होता है उससे लेके आगे, ठीक है। ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन, इससे आगे लेके, ठीक है, इससे आगे आप काउंट करेंगे 5 साल। उसके बाद आर्टिकल 108 है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड बाय मेंबर। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उसको कौन इलेक्ट करेगा? अभी हम प्रोविंशियल असेंबली की बात कर रहे हैं तो एमपीएस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेशनल असेंबली के अंदर एमएनएस करते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर को। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रोविंशियल असेंबली मस्ट इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी, ठीक है। पहले सेशन के अंदर ही, फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही उनको इलेक्ट करना होता है। दिस इज डन बिफोर एनी अदर बिजनेस, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बिल पास करने से पहले, ठीक है, कोई भी जो है वो रेजोल्यूशन पास करने से पहले क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि इलेक्शन होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। इफ आइदर पोस्ट बिकम्स वैकेंट, अगर दोनों में से कोई भी सीट स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की वैकेंट होती है, असेंबली जो है वो फिर क्या करेगी? उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन करा लेगी। मिसाल के तौर पे किसी की डेथ हो जाती है या कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है या कोई और मामला हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। आर्टिकल 109 की बात करते हैं भाई, गवर्नर समन्स प्रोविंशियल असेंबली। वैसे ही बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट समन करके बुला सकता है इजलास, इस तरह ये भी समन करके बुला सकता है। समन द प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही फिट, ठीक है। किसी भी दिन को बुला सकता है, वो कहेगा मिसाल के तौर पे कि 25 सितंबर जो है 2025 को जो है वो इजलास है, और मैं ये डायरेक्शन देता हूँ कि ये इजलास जो है वो तमाम एमपीएस
आके इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से वो सेशन बुला सकता है, समन कर सकता है। प्रोरोग द प्रोविंशियल असेंबली, प्रोरोग का मतलब ये होता है पोस्टपोन कर सकता है इजलास, जो है वो चलता हुआ इजलास पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको मुअत्तल किया जा सकता है। आर्टिकल 110 की बात करते हैं, राइट ऑफ एड्रेसिंग असेंबली बाय गवर्नर, गवर्नर के पास ये राइट है कि वो असेंबली को एड्रेस भी कर सकता है, ठीक है, असेंबली से खिताब भी कर सकता है। ये प्रोविंशियल असेंबली की बात हो रही है, आप इसको पंजाब असेंबली समझें, आप इसको सिंध असेंबली समझ लें, कोई भी असेंबली समझ लें, सबके लिए ये सेम ही होगा। आर्टिकल 111 की बात करते हैं, राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असेंबली। बच्चों एडवोकेट जनरल के पास भी राइट होता है, एडवाइजर्स जो होते हैं, ठीक है, मुशीर होते हैं ना, जो एक तो वजीर होते हैं एक मुशीर होते हैं, वो भी आके बोल सकते हैं, जैसे बिल्कुल नेशनल असेंबली के केस में था। दे मे बी नेम्ड एज मेंबर ऑफ कमेटीज, किसी कमेटी का मेंबर भी इनको बनाया जा सकता है, बट दे डोंट हैव द राइट ऑफ वोट, वोट का राइट लेकिन इनके पास नहीं है। तो ये बिल्कुल वही वाला लेक्चर है जो लेक्चर हमने कल पढ़ा था, उसी की एग्जैक्टली उसी की रेपिटेशन हो रही है। जिस तरह हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से जो है वो हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं। रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑन सीएम्स एडवाइस, सीएम की एडवाइस के ऊपर जो है गवर्नर मे मस्ट डिसॉल्व द असेंबली इफ एडवाइज्ड बाय द चीफ, ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया तो वो लाजमी उसको डिसॉल्व करेगा। इफ ही डजंट द असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व विद इन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो, यानी कि 2 दिन बंद, असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया, तो उसने जो है वो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गवर्नर ने, तो 3 जैन को ऑटोमेटिकली असेंबली रिजॉल्व हो जाएगी। एक्सेप्शन क्या है, इफ नो कॉन्फिडेंस नोटिस इज पेंडिंग और हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द सीएम ही कैन नॉट एडवाइस, ठीक है, अगर सीएम के अगेंस्ट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, यानी सीएम की जो है वो अपने लोगों के साथ खराब हो गई, ठीक है, सीएम की क्या है, अपने लोगों के साथ जो है वो खराब हो गई है, उसको एतमाद नहीं हासिल रहा, और लोगों ने कहा कि जी, उसके बाद जो है वो रेजोल्यूशन पास हुई और उसके खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में जमा हो चुकी है, तो अब वो अगर चाहे भी तो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन की उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई है, तो वो उसको असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। डिसॉल्व का मतलब है असेंबली तहलील नहीं कर सकता। असेंबली जब तहलील हो जाती है तो असेंबली खत्म हो जाती है, फिर उस पर दोबारा इलेक्शन। अच्छा भाई, गवर्नर की डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, गवर्नर मे डिसॉल्व द असेंबली विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल से असेंबली को डिसॉल्व करेगा। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पासिस, ठीक है, अगर एक अदम एतमाद की तहरीक आती है एंड नो मेंबर कमांड्स मेजोरिटी सपोर्ट इन द असेंबली, और उसके बाद फिर किसी के पास जो है वो किसी किस्म की कोई मेजोरिटी नहीं रहती, क्या, मिसाल के तौर पे अगर जो है, मिसाल के तौर पे एक शख्स के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, उसको उतार दिया गया, उसकी जगह दूसरा शख्स लाया गया, ये नंबर 2, उसको भी कोई मेजोरिटी ना मिली, तीसरे वाले को भी कोई मेजोरिटी ना मिली, चौथे वाले को भी वोट लोगों ने बस थोड़े बहुत वोट दिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो है वो इसमें केपेबल नहीं है कि वो सीएम बन सके। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट से मशवरा करके असेंबली को डिसॉल्व कर देगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। आर्टिकल 113 की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, सेम रूल्स इन आर्टिकल 62 एंड 63 फॉर नेशनल असेंबली also apply to the provincial assembly। आर्टिकल 62-63 जो है वो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएनए के लिए है, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि एज उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हमने पढ़ा था दिवालिया नहीं होना चाहिए, या उसके ऊपर किसी और की कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और आर्टिकल 63 जो है वो क्या था, वो डिफेक्शन क्लॉज से रिलेटेड था, यानी गद्दारी से रिलेटेड था। अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है और दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना है, तो ये सारे का सारा वो कहता है यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, वेर एवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब वहां पर जहां जहां नेशनल असेंबली लिखा हुआ है, वहां वहां पे हम प्रोविंशियल असेंबली कंसीडर करेंगे, यानी उन्होंने रेपिटेशन से बचने के लिए यहीं पे रेफरेंस दे दिया है कि वहां जो जो कुछ जो है, जहां नेशनल असेंबली लिखा हुआ है, वहां वहां पे आर्टिकल 62-63 में आप प्रोविंशियल असेंबली लिख के भी उसको कंसीडर करेंगे। अब आ जाता है आर्टिकल 114, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली में कुछ ऐसी डिस्कशंस हैं जिनके ऊपर पाबंदी है। मिसाल के तौर पे आप हाई कोर्ट का जज है, उसके ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते, उसने कोई फैसला दिया, या सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, चीफ जस्टिस वगैरह है, उसने कोई फैसला दिया, उसके ऊपर आप असेंबली में बैठ के बात नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने आइन के मुतसादम एक बात की है, ठीक है। आर्टिकल 115 देखते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल मेजर्स। जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लाजमी आपको कंसेंट चाहिए होती है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद द कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करा सकती है। वो जो है, चूंकि अब प्रोविंस के अंदर जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही होती है, तो इसलिए मनी बिल वही इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी वो टैक्स वगैरह से रिलेटेड और कोई बोरिंग लैंडिंग वगैरह है उससे रिलेटेड अगर कोई बिल पास करना है
तो वो लाजमी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही लेके आएगी। मैं इस सारे को नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। अगर आपने जो है वो इसको, मैं इसको स्लोली जो है वो स्क्रॉल डाउन करता हूँ आप, ताकि अगर आपने इसको पढ़ना हो तो आप इसको रीड कर। ये आखिरी वाला थोड़ा सा मैं आपको बता देता, कहते हैं कि एक बिल जो है उसको मनी बिल उस टाइम नहीं कहेंगे अगर उसके अंदर फाइन, पेनल्टीज, लाइसेंस फी या फिर सर्विस चार्जेस का जिक्र है, ठीक है, टैक्सेस बाय लोकल बॉडी, या लोकल बॉडी ने जो टैक्स लगाने हैं उनका जिक्र है। और डिसीजन क्या है, अगर कोई डाउट है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, किसी बिल के ऊपर कि यस नो वाली बात है कि ये मनी बिल है, कुछ लोग कह रहे हैं है या नहीं है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो ये करेंगे कि स्पीकर उसके साथ जो है वो कंक्लूसिव सर्टिफिकेट लगाएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। अगर उसने लिख के भेज दिया कि है, तो फिर इसका मतलब है कि वो है। तो डिसाइड कौन करेगा इस सूरत में? स्पीकर डिसाइड करेगा। ये भी जो है वो एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन। आर्टिकल 116 की बात करते हैं भाई, गवर्नर की असेंट टू प्रोविंशियल बिल आफ्टर पैसेज एवरी बिल इज सेंट टू द गवर्नर फॉर। जिस तरह से हर बिल जो है वो अगर फेडरेशन में देखें तो नेशनल असेंबली के बाद वो सेनेट में जाता है, यहाँ से हर बिल जो है वो डायरेक्ट गवर्नर के पास चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल हाउस होता है, डबल हाउस जो है वो नहीं होता, ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम जो है वो हमारी हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज में नहीं है, बल्कि नेशनल असेंबली में है। आफ्टर पैसेज जो है वो बिल कहाँ जाता है जी? गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर मस्ट विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर अंदर या तो वो साइन करेगा या फिर उसको वापस भेज देगा। इफ द असेंबली पासिस द बिल अगेन बाय मेजोरिटी विदाउट चेंजेस, अगर असेंबली कहती है भाई कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसी को पास करें, द गवर्नर मस्ट देन गिव असेंट विद इन 10 days, तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नर जो है वो अपनी असेंट देगा। असेंट का मतलब है अपनी अप्रूवल देगा। असेंट का मतलब क्या है? अप्रूवल। अगर वो अप्रूवल नहीं देता तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे 1 जैन इसको प्रोविंशियल असेंबली में पीए लिख देता हूँ, उसने क्या किया, एक बिल भेजा इसको गवर्नर, कब भेजा? 1 जैन। तो वो क्या करेगा, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक या तो उसको साइन कर देगा या वापस। तो 10 जनवरी को जो है उसने क्या किया, उसको वापस भेज दिया। कहाँ पे? प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। प्रोविंशियल असेंबली ने उसको फिर वापस भेज दिया, ठीक है। कब? उसके लिए जो है वो कोई उसमें यहाँ मोहलत नहीं दी हुई है, जब मर्जी वो भेज दे वापस, लैप्स नहीं होगा ये। प्रोविंशियल असेंबली का हम ये कहते हैं कि उसने 20 जनवरी को इसको वापस भेज दिया, ठीक है। और 20 जनवरी के बाद अब इसके पास टाइम कितना है? 30 जनवरी तक का। 30 जनवरी तक अगर गवर्नर इसको साइन कर देगा तो वेल एंड गुड, अगर साइन नहीं करेगा तो भी यही कंसीडर किया जाएगा कि इसने साइन कर दी है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा पावर जिन्होंने किसको दी है? गवर्नर को नहीं दी, बल्कि असेंबली को दी है। ऑन असेंटेड और डीम्ड असेंटेड द बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। जब तक जो है वो पास नहीं हो जाता तब तक उसको एक्ट नहीं कहा जाता, बल्कि उसको बिल कहा जाता है। जब वो पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है या फिर वो लॉ बन जाता है। नो एक्ट इज इनवैलिड ओनली बिकॉज सम रिक्वायर्ड अप्रूवल और कंसेंट वाज मिस। कहता कोई भी बिल, एक्ट या कोई भी एक्ट या लॉ इस वजह से इनवैलिडेट या इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता कि उसके ऊपर जो है किसी किस्म की अप्रूवल नहीं हुई। यानी अगर उसके फ्यूचर में कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि इस पे तो देखें जी गवर्नर ने जो है वो इसके हक में वोट नहीं दिया था या इसको अपने ऊपर असेंट नहीं दी थी, अप्रूवल नहीं दी थी। आर्टिकल 117 देखते हैं, बिल नॉट लैप्स ऑन प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है मुलतवी होना, यानी सेशन का मुलतवी होना। एक बिल पेश हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बहस हो रही है और उसके बाद जो है वो सेशन मुलतवी हो जाता है, तो उसके बाद क्या बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा? नहीं, प्रोरोगेशन की वजह से बिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल पेंडिंग इन प्रोविंशियल असेंबली shall not lapse by the reason of the prorogation. The bill pending in provincial assembly shall lapse by the dissolution of the assembly. हाँ, लेकिन अगर कंप्लीट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है फिर तो सारी बात है कि जब असेंबली नहीं रही तो फिर बिल, अगर लेकिन अगर बिल उससे पहले पास हो गया उसकी डेजोल्यूशन से, फिर बिल के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पास हो गया फिर तो कोई मसला नहीं है ना। आर्टिकल 118 की बात करेंगे, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है भाई ये। जैसे हमने कल फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पढ़ा था, FCF, ये क्या है जी? ऑल रेवेन्यूज, लोन्स, लोन रीपेमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट गो इनटू द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जाती हैं वो। ऑल अदर मनी रिसीव्ड बाय और फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट गोज इनटू द पब्लिक अकाउंट फॉर प्रोविंस। इसके अलावा कोई भी पैसे, ठीक है, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिसीव करती है, कौन कौन से? रेवेन्यूज के अलावा, लोन के अलावा या लोन रीपेमेंट है, इनके अलावा जितने भी किस्म के पैसे आएंगे, सही है, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे? पब्लिक अकाउंट में जाएंगे। प्रोविंस का एक पब्लिक अकाउंट भी होता है, उसमें चले जाएंगे। मनी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड विद हाई कोर्ट और अदर प्रोविंशियल कोर्ट्स इज आल्सो क्रेडिटेड इन पब्लिक अकाउंट। अगर जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो भी पैसे वगैरह जमा होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं? वो पब्लिक अकाउंट में चले जाते हैं। लें जी आर्टिकल 119 को देखते हैं, कस्टडी ऑफ provincial consolidated fund and public account. Rules about keeping the provincial consolidated fund and depositing or withdrawing money from it are set by law by the provincial assembly. यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपने रूल्स बनाने हैं प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, ठीक है, कि उसमें से पैसे जो है वो कैसे निकलवाए जाएंगे, उसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा।
रूल्स अबाउट हैंडलिंग अदर गवर्नमेंट मनी इन द पब्लिक अकाउंट। अब पब्लिक अकाउंट के बारे में भी बनाने हैं, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के बारे में भी बनाने हैं, और वो रूल कौन बनाएगा? वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद है जी, अनटिल द असेंबली मेक सच लॉ द गवर्नर रूल्स शैल अप्लाई। बिल्कुल एनए की तरह, नेशनल असेंबली की तरह, जब तक असेंबली रूल नहीं बनाती तो गवर्नर ने जो रूल्स बना के दिए हुए हैं वो ही इम्प्लीमेंट होंगे। आते हैं जी आर्टिकल 120 पे, एनुअल बजट स्टेटमेंट फॉर province. Every financial year, the provincial government must present an annual budget statement to the provincial। हर साल जो है वो बजट पेश करना होता है, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के सामने। बजट मस्ट सेपरेटली शो, बजट के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए? मनी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिचर, कितने पैसे चाहिए, ठीक है। चार्ज ऑन द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, यानी आपके कंपल्सरी एक्सपेंडिचर। मनी रिक्वायर्ड फॉर द अदर प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फंड, इसके अलावा, ठीक है, ये जो कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है इनके अलावा कितने पैसे चाहिए। और मस्ट ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर लाइक डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? रेवेन्यू एक्सपेंस वो होता है जैसे सैलरी है, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, ठीक है, उस महीने का बेनिफिट जो है वो खत्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप ले लेते हैं और वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने सड़क की सफाई करने वाली कोई मशीनें ले ली हैं, तो वो लंबे अरसे तक 15-20 साल तक जो है वो काम आएंगी। या कोई मोटरवे बना दी है, ठीक है, कोई कोई सड़क वगैरह बना दी है और उससे जो है वो रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये क्या होते हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे जो है वो लंबे अरसे तक इदारे को जो है वो अर्निंग आती रहती है, मुल्क को अर्निंग आती रहती है। और इस तरह के जो डेली के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली का बिल वगैरह पे कर दिया, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इनका इनका जो बेनिफिट है वो साथ साथ ही खत्म हो जाता है। आर्टिकल 121 की बात करते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम फ्रॉम प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, गवर्नर, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें से अब वो कहता है कौन कौन से फॉलोइंग एक्सपेंसेस शैल बी चार्ज टू द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। कौन कौन से पैसे हैं, कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो कि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड को आप चार्ज कर सकते हैं? रिम्यूनरेशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, किसका भाई? गवर्नर का, हाई कोर्ट के जजेस का, स्पीकर का, डेप्टी स्पीकर का, ठीक है। इनके जो जो भी खर्चे हैं वो आप प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से जो है वो पे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं हाई कोर्ट के, प्रोविंशियल असेंबली के, वो भी जो है वो इधर से जाएंगे। उसके बाद डेट चार्जेस हैं, ठीक है। डेट चार्जेस का मतलब क्या होता है? जो आपने लोन लिया हुआ है उसका सूद या उसका इंटरेस्ट, तो वो भी आप इधर से पे करेंगे। पेमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जजमेंट्स, डिक्रीज और अवार्ड अगेंस्ट द प्रोविंस। प्रोविंस के अगेंस्ट कोई फैसला अगर आ जाता है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपने पूरा नहीं किया और आपको जो है वो जुर्माना हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जारी बात है वो एग्रीमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत ने किया था या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही उसकी पेमेंट होगी। एनी अदर सम डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल असेंबली लॉ बी चार्ज टू बी चार्ज एक्सपेंडिचर। कोई भी इसके अलावा जो है वो कोई भी सम जो है वो डिक्लेयर किया जाता है टू बी चार्ज एक्सपेंडिचर, तो वो भी उसको यहाँ से चार्ज किया जाएगा, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली जो है वो अगर चाहती है। आर्टिकल 122 की बात करते हैं भाई, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट्स का क्या मतलब है? एनुअल बजट स्टेटमेंट है या जो सालाना बजट है वो किस तरह से काम करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा? चार्ज एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जो एक्सपेंडिचर चार्ज होने होते हैं ना, ठीक है, उनकी पहले से डिटेल बना ली जाती है। कैन बी डिस्कस्ड इन द असेंबली, यानी पंजाब असेंबली में या सिंध असेंबली में, जिस असेंबली का भी है उसमें वो डिस्कस जरूर होते हैं लेकिन उन पे वोटिंग नहीं होती, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर हैं, मस्ट बी प्रेजेंटेड एज डिमांड फॉर ग्रांट्स विच असेंबली में। अच्छा, डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, ग्रांट से मुराद ये है कि जो बजट इदारों को मिलता है उसके अलावा अगर उसको कोई और ग्रांट की जरूरत है, इजाफी पैसों की जरूरत है, जैसे पुलिस ने कहीं पे ऑपरेशन वगैरह करना है, कच्चे में ऑपरेशन करना है, तो उसको इजाफी ग्रांट चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? या तो उसको फुल अप्रूव किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है कंप्लीटली कि भाई इस एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दें इसको, या फिर अप्रूव विद रिडक्शन किया जा सकता है, यानी कुछ अमाउंट कम कर दें, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर 100 मिलियन मांगा गया तो उसकी जगह पे जो है वो 50 मिलियन दे दें, इस तरह से भी हो सकता है। इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट कैन ओनली बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो भी डिमांड है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कहने पर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सीएम प्लस कैबिनेट, इनके कहने पर होगी। आर्टिकल 123 की बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथोराइज एक्सपेंडिचर। जिस तरह नेशनल असेंबली के अंदर हमने ऑथोराइज एक्सपेंडिचर का स्केड्यूल पढ़ा था, यहाँ पर भी जो है उसी तरह से ऑथोराइज एक्सपेंडिचर का स्केड्यूल होगा जिसमें सारे के सारे एक्सपेंडिचर की हमने लिस्ट दी होगी। द चीफ मिनिस्टर साइंस, साइंस का मतलब है ऑथेंटिकेट्स अ स्केड्यूल दैट लिस्ट, वो एक स्केड्यूल जो है वो ऑथेंटिकेट करेगी, साइन करेगी। द ग्रांट्स अप्रूव्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ने किस किस को ग्रांट देनी है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को, फॉर एग्जांपल ए बी सी डिपार्टमेंट है, इनको ग्रांट देनी है, तो उनकी लिस्ट होगी
होगी इसमें और कितने कितने पैसे देने हैं। द चार्ज एक्सपेंडिचर टू द कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड को आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस चार्ज करने हैं उनकी डिटेल होगी इसमें। और क्या है जी, द स्केड्यूल इज देन लेड बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली बट कैन नॉट बी डिबेटेड। और ये जो स्केड्यूल होता है ना, ये जो ऑथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ ऑथराइज एक्सपेंडिचर है, इसको सिर्फ असेंबली में सबमिट किया जाता है। इस पे ना तो वोट होता है, ठीक है, और ना ही डिस्कशन होती है, डिस्कशन भी नहीं होती, तो सिर्फ सबमिशन होती है। आर्टिकल 124 की बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। इफ द मनी ग्रांटेड फॉर द सर्विस इन द बजट इज नॉट एनफ, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है इतनी कि वो खर्चा पूरा कर सके, और न्यू सर्विस कोई जो है वो आपने स्टार्ट किया है, कोई कोई बस सर्विस स्टार्ट कर दी है, कुछ और स्टार्ट कर दिया, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो है वो उसकी उसको ऑथोराइज करने की जरूरत होती है। इफ द मनी स्पेंट बियॉन्ड द अप्रूव्ड लिमिट, मिसाल के तौर पे 100 मिलियन जो है वो अप्रूव था और खर्चा जो है वो कितना हो गया, 110 मिलियन हो गया, लेकिन खर्चा ऐसी नौयत का था जो कि करना जरूरी था, तो ऐसी सिचुएशन में फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले ली जाती है, यानी बाद में अप्रूवल ले ली जाती है। इफ बोथ केसेस अ सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट फॉर न्यू और एक्स्ट्रा नीड और एन एक्सेस बजट स्टेटमेंट मस्ट बी लेड बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो सप्लीमेंट्री अगर आपको चाहिए या एक्सेस बजट चाहिए, तो वो फिर प्रोविंशियल असेंबली के सामने रखा जाता है, ठीक है। और दी स्टेटमेंट फॉलो द सेम प्रोसीजर एज एनुअल बजट, और एनुअल बजट की तरह ही फिर इसको पास करवाना पड़ता है, यानी असेंबली के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन इसमें वोटिंग शोटिंग नहीं होगी। जिस तरह जो एनुअल बजट होता है उसमें भी वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, जस्ट असेंबली के सामने पेश कर देना उसको काफी होता है, यानी कि वो स्पीच की फॉर्म में लोगों को बता देते हैं, प्रोक्लेम कर देते हैं। आर्टिकल 125 की बात करते हैं, ये है जी वोट्स ऑन अकाउंट। प्रोविंशियल असेंबली कैन गिव एडवांस ग्रांट फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, एडवांस में भी ग्रांट किसी को दे सकते हैं। सच एडवांस कैन नॉट बी मेड मोर देन 3 मंथ, कैन नॉट बी मेड फॉर मोर देन 3 मंथ, 3 महीने पहले। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि ये जून का स्टार्ट, ठीक है, 1 जून, और किसी प्रोविंस को पैसों की जरूरत है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट को पैसों की जरूरत है। अब बजट जो है वो आना है वो 30 जून के बाद आना है, ठीक है, अगले साल का, लेकिन उनको पैसों की जरूरत है, उनके पास जो है वो डिपार्टमेंट के पास फंड्स नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, एडवांस उनको ग्रांट दे दी जाती है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं, ठीक है, सही है। 3 महीने का जो बजट है वो सिर्फ दिया जाएगा, ज्यादा बजट पूरे साल का बजट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है दिस अलाउड फॉर द पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द फुल बजट, ठीक है, पेंडिंग वो जो बजट हमारा फुल वो जो अभी पेंडिंग है उसकी वजह से सिर्फ दिया जा रहा है, और इसके अलावा ये रूटीन का जो है वो कोई बजट नहीं है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 126, ये किस बारे में है जी, पावर टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे होंगे। द प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व, स्पेशल प्रोविजन अप्लाइज। अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, जारी बात है आपने प्रोविंस का सारा सिस्टम तो नहीं रोकना, ठीक है, लोगों की सैलरीज भी हैं, बाकी सारे मामला भी हैं, जो आप इदारे चला रहे हैं उनकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, लेट्स सी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथराइज एक्सपेंडिचर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज है कि वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि असेंबली डिसॉल्व हुई है असेंबली, लेकिन सीएम और कैबिनेट ये उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक जो है वो कोई न्यू इनकम्बेंट नहीं आ जाता, नया सीएम और नई कैबिनेट नहीं आ जाती, ठीक है, उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे। सच एक्सपेंडिचर कैन बी कवर एन एस्टिमेटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ्स, 4 महीने से ज्यादा का जो है वो आप बजट इसमें नहीं दे सकते। तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, एक आरजी बंदोबस्त होता है। दिस अरेंजमेंट इज टेम्परेरी पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल बजट, ठीक है, कि नॉर्मल बजट जो है उसकी पेंडिंग होने की वजह से होता है। आर्टिकल 122 है, ठीक है, ये वोटिंग ऑफ ग्रांट्स है, और आर्टिकल 123 है ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर स्केड्यूल है, सही है। तो इसके अंदर भी जो है वो इसका जिक्र है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, हमने पहले अभी पढ़ के आए हैं। इसके बाद है जी आर्टिकल 127, प्रोविंशियल रिलेटेड टू नेशनल असेंबली टू अप्लाई टू प्रोविंशियल असेंबली। ये है प्रोविजंस है, प्रोविंशियल यहाँ गलत लिखा हुआ, प्रोविजंस रिलेटेड टू, ये को मैं करेक्ट कर दूंगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू नेशनल असेंबली टू अप्लाई टू प्रोविंशियल असेंबली। वो कहता है जिस तरह 52 है, आर्टिकल 4 है, 55, 63, 7, 69, 77, 87 है, 88 है, क्या, जिस तरह ये नेशनल असेंबली के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वैसे ये प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। फिर उसमें हम कहेंगे जहाँ मजलिस शुरा लिखा हुआ है, ठीक है, या हाउस लिखा हुआ है, या नेशनल असेंबली लिखा हुआ है उसको हम प्रोविंशियल असेंबली समझेंगे। जहाँ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है उसको हम गवर्नर समझेंगे। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझेंगे। जहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा है वहाँ चीफ मिनिस्टर, जहाँ फेडरल मिनिस्टर लिखा है वहाँ प्रोविंशियल मिनिस्टर, जहाँ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लिखा है वहाँ पे हम उसको प्रोविंशियल असेंबली समझ लेंगे। यानी उसने क्या किया है कि चीजों को इजी रखने के लिए यहाँ पे दोबारा रिपीटेशन करने की बजाय जो है वो उसने कह दिया कि ये आर्टिकल जो है जिस तरह नेशनल असेंबली के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वैसे वैसे प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आ
जाता है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ी सी डिफरेंट, अदर प्रोविजो द नंबर 130 रिप्लेस्ड विद 100 फॉर। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था नेशनल असेंबली के केस में कि मस्ट भी जो है उनकी जो मीटिंग है, उनकी जो अटेंडेंस है साल में 130 दिन होनी चाहिए। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के केस में ये 130 दिन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ 100 दिन की अटेंडेंस जरूरी है। तो ये जो है वो जरा एक छोटा सा फर्क है, ये नोट कर लें आप। इसके बाद है जी आर्टिकल 128, गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन असेंबली नॉट इन सेशन। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करता था, वैसे गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो उस प्रोविंस की हद तक या उस प्रोविंस की हदूद के अंदर वो क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन असेंबली इज नॉट इन सेशन। ठीक है जी, अगर कोई अर्जेंट काम है, अगर कुछ अर्जेंट काम है, ऐसे ऐसे ही नहीं। ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ऑर्डिनेंस और एक्ट जो है उन दोनों का असर एक जैसा ही होता है, बट विद लिमिट्स लाइक असेंबली लॉस। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द असेंबली, इट एंड्स आफ्टर 90 डेज। ठीक है, 90 डेज के बाद उसको क्या करना पड़ता है, असेंबली के सामने पेश करना पड़ता है, उसको पास करवाना पड़ता है, अदरवाइज वो खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। अगर आप देखें कि नेशनल असेंबली के केस में क्या था, नेशनल असेंबली के केस में जो ऑर्डिनेंस था वो उसकी एज 120, और प्रोविंशियल असेंबली के केस में अगर आप देखें तो ऑर्डिनेंस की जो एज है वो कितनी है, 90 है। लेकिन इनको एक एक दफा जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी ये जो 120 वाला है नेशनल असेंबली के केस में, इसको अगेन 120 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये 90 डेज वाला जो प्रोविंशियल असेंबली वाला ऑर्डिनेंस है, इसको भी प्लस 90 डेज के लिए जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर इसको असेंबली में वोटिंग करवाने के बाद इसको असल कानून जो है वो बनाना जरूरी होगा, अदरवाइज ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। असेंबली मस्ट एक्सटेंड इट वंस फॉर अनदर 90 डेज। ये मैंने बताया ना आपको कि ये जो 90 दिन का ऑर्डिनेंस है, इसको मजीद 90 दिन के लिए असेंबली एक्सटेंड कर सकती है। गवर्नर कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। गवर्नर जब भी चाहे इसको विड्रॉ कर सकता है। और इसके अलावा वंस प्लेस्ड बिफोर असेंबली एंड ऑर्डिनेंस इज ट्रीटेड लाइक अ बिल। जब ऑर्डिनेंस जो है वो भेजा जाता है असेंबली के सामने, तो उसको एज ए बिल ट्रीट किया जाता है। सही है, तो ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस जो है वो आ गया तो उसको लाजमी अप्रूव करना है, तो एज ए बिल ही ट्रीट होगा। और बिल जिस तरह असेंबली में पेश होता है और उस पर जिस तरह से जो है वो जो जो प्रोसीडिंग होती है बिल्कुल उसी तरह से होगा। उसके बाद आर्टिकल 129, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस इज एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ गवर्नर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नर के थ्रू होगी और कौन करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है भाई, चीफ मिनिस्टर और ठीक है, और इसको एक्सरसाइज कौन करेगा, प्रोविंस करेगा। किसके जरिए, गवर्नर के जरिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू द चीफ मिनिस्टर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके जरिए काम करेगी, चीफ मिनिस्टर के जरिए। और चीफ मिनिस्टर किन से काम लेगा, जारी बात है खुद जाके तो काम नहीं करना, तो वो जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनके जरिए जो है वो काम करेगा या काम करेगी। ऐसे ही है ना, हर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो एक वजीर होता है और वो फिर वो उस डिपार्टमेंट के ऊपर जो भी उसके काम है वो उनके जरिए करवाए जाते हैं। आर्टिकल 130 देखें कि ये कैबिनेट है। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द चीफ मिनिस्टर एडवाइजेस द गवर्नर इन हिज फंक्शन। ठीक है, कैबिनेट है जी मिनिस्टर्स की, जिसको चीफ मिनिस्टर लीड कर रहा है और वो एडवाइस करती है गवर्नर। ठीक है, कि गवर्नर ने कैसे काम करना है। प्रोविंशियल असेंबली मस्ट मीट विद इन 21 डेज आफ्टर जनरल इलेक्शन। प्रोविंशियल असेंबली जो है को जनरल इलेक्शन जब हो गया ना, उसके 21 दिन के अंदर अंदर लाजमी मिलना है, 21 दिन के अंदर अंदर, अनलेस अर्लियर कॉल्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर भी उसको पहले कॉल कर सकता है। आफ्टर इलेक्टिंग स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर, असेंबली मस्ट इलेक्टेड अ चीफ मिनिस्टर विदाउट डिबेट। जब आपने पहले सेशन के ऊपर स्पीकर चुन लिया, डेप्टी स्पीकर चुन लिया, उसके बाद अगला काम आपका ये है कि आपने चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको सिलेक्ट करना है। चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल असेंबली मेंबर। ठीक है, सबकी मेजोरिटी के साथ। इफ नो वन गेट्स द मेजोरिटी, किसी को भी अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो सेकंड पोल जो है वो होगा। ठीक है, टॉप कैंडिडेट्स के दरमियान। अगर फिर भी टाई हो जाता है तो फिर ये रिपीट होता रहेगा जब तक किसी एक को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल जाती। इलेक्टेड सीएम इज कॉल्ड बाय द गवर्नर टू टेक ओथ बिफोर द अज्यूमिंग ऑफ। इलेक्टेड सीएम जो है उसके लिए भी जरूरी है कि वो ओथ ले। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ पर्सन सर्व एज। चीफ मिनिस्टर के ऊपर टर्म्स की जो है वो कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली, इट्स साइज कैन नॉट एक्सीड 15। कैबिनेट जो है उसका साइज, कैबिनेट क्या होता है, जो वजीर होता है उसका साइज 15 से ज्यादा नहीं होगा, या फिर 11% ऑफ द असेंबली, दोनों में से जो भी हायर हो, विच एवर इज हायर। ठीक है, इसका मतलब है मैक्सिमम 15, ये अगर या 11% होगा या फिर 15 होगा। ठीक है भाई, तो एक एक तरह की उन्होंने 15 की जो है वो कैप लगा दी, अगर 15 से ज्यादा होगा
ठीक है, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो कर लिया जाएगा। तो सीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर प्लेयर, सीएम उस वक्त तक जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा जब तक गवर्नर उसको इजाजत देगा, गवर्नर की विश पे उसके डिस्पोजल पे होगा। बाय गवर्नर एक्ट ओनली इफ सीएम लूजेस असेंबली मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस देन ही मस्ट कॉल अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर गवर्नर को किसी भी वक्त ये पता लगे कि ये जो सीएम साहब हैं ये अपनी असेंबली के अंदर अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो किसी भी वक्त कह सकता है कि आप असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, मुझे यकीन नहीं है कि अब आपके साथ मेजोरिटी मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना जरूरी होता है। सीएम कैन रिजाइन एनी टाइम इन राइटिंग टू द गवर्नर, सीएम ने अगर रिजाइन पुट करना है तो वो गवर्नर को पुट करना है। इसी तरह से इवन व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड द सीएम द मिनिस्टर कैन कंटिन्यू द ऑफिस, ठीक है, और एज आर द न्यू वन मे बी अपॉइंट। तो जब तक जो है वो नया कोई ऑफिस में नहीं आ सकता, सीएम और मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो है वो निगरान सेटअप ये लेके आ जाते हैं। अगर इलेक्शन वगैरह होने हो तो निगरान सेटअप को बुला लिया जाता है। सीएम कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 5 एडवाइजर, एडवाइजर का मतलब होता है मुशीर, ठीक है, मुशीर बना लेते हैं ना, एक तो वजीर होते हैं, एक मुशीर भी होता है, स्पेशल एडवाइजर वगैरह, तो वो 5 से ज्यादा नहीं रखे जा सकते। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आर्टिकल 131 की बात करते हैं, गवर्नर टू बी केप्ट इन्फॉर्म, चीफ मिनिस्टर जो भी काम करेगा उसमें गवर्नर को लाजमी इन्फॉर्म करेगा, इसमें इसके अलावा और कोई खास बात नहीं। अब प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की बात करते हैं। प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा, यानी गवर्नर जो है वो उसके ऑर्डर करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी होगी, चीफ चीफ मिनिस्टर उसको जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और उसकी बेस पे क्या करेगा, गवर्नर ऑर्डर कर देगा प्रोविंशियल मिनिस्टर। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एवरी मिनिस्टर मस्ट टेक द ओथ, ओथ लिया जाएगा भाई, और ये थर्ड स्केड्यूल के अंदर सारे ओथ मौजूद हैं। अ मिनिस्टर कैन रिजाइन इन राइटिंग टू द गवर्नर, अगर मिनिस्टर ने रिजाइन करना है तो वो गवर्नर को क्या करेगा, इन राइटिंग लिख के देगा। ऐसे नहीं कि जुबानी या कॉल करके कहते कि सर मैंने रिजाइन कर दिया, कल से मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, तो रिजाइन होगा वो इन राइटिंग होगा। अब आ जाता है 133, सीएम कंटिन्यू अनटिल सक्सेसर इलेक्टेड, सीएम जो है वो उस वक्त तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसका सक्सेसर उसके बाद आने वाला नहीं आ जाता। गवर्नर में आज द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भी ये कह सकता है उसको कि भाई आप उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक नया बंदा नहीं आ जाता। ये आमतौर पर उस सिचुएशन में होता है जब आपका चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर जाता है। आर्टिकल 134 135 जो है वो ओमिटेड हैं, और आर्टिकल 136 की बात करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट सीएम, सीएम के अगेंस्ट जो है अदम एतमाद की तहरीक, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद। अ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर कैन बी मूव्ड बाय एटलीस्ट 20% ऑफ द असेंबली मेंबर्स, असेंबली मेंबर मिसाल के तौर पे अगर 100 है ना, तो उसमें से अगर 20 लोग ये चाहते हैं कि ये सीएम चेंज होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद जो है वो लेके आ सकते। ऐसी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि असेंबली में दोबारा वोटिंग हो जाएगी, अगर जो है वो दोबारा मेजोरिटी ले जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको रिमूव कर दिया जाएगा। द रेजोल्यूशन कैन ओनली बी वोटेड बिटवीन 3 to 7 डेज, जब रेजोल्यूशन स्पीकर के पास चली गई ना, ये जो 20 लोग थे इन्होंने किसको लिखना है, इन्होंने स्पीकर को लिखा, तो उसके 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन से ज्यादा नहीं, क्या मिसाल के तौर पे ये जो रेजोल्यूशन उसको रिसीव हुई है ये हुई है 1 जन, तो क्या करेगा 3 दिन यानी कि यकम 1 2 3 एक दिन गुजार के अब 4 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक जो है वो उसने स्पीकर ने इस पे अमल दरामद करना है, और यानी इसके ऊपर वोटिंग करानी है। इफ पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल असेंबली मेंबर द चीफ मिनिस्टर लूजेस ऑफिस, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पास हो जाती है, अगर ये तहरीक पास हो जाती है, यानी कि वोट जो है अदम एतमाद की तहरीक को ज्यादा वोट मिलते हैं, या एतमाद का वोट जो है वो चीफ मिनिस्टर हासिल नहीं कर पाता, लोग कहते हैं जी हमें इन पे एतमाद नहीं है, हमने इनको वोट नहीं देना, इसका मतलब ये है कि फिर उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, वो फारिग हो जाएगा। आर्टिकल 137 की बात करते हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस, जिस तरह से विफाक के अंदर एग्जेक्टिव अथॉरिटी या चीफ एग्जेक्टिव सीएम था, यहाँ पे पीएम था, यहाँ पे कौन होगा, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जेक्टिव अथॉरिटी कवर्स ऑल सब्जेक्ट्स ऑन विच द प्रोविंशियल असेंबली कैन मेक लॉज, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उन तमाम के ऊपर जिनके ऊपर प्रोविंशियल असेंबली लॉ मेकिंग कर सकती है। अब कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंशियल हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन वगैरह है, इनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, फूड है। इसी तरह से कुछ फेडरल सब्जेक्ट्स भी हैं, फेडरल सब्जेक्ट्स का मतलब है फेडरल इदारे। इफ बोथ पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबली कैन मेक लॉज ऑन अ मैटर, then the province's authority is limited to the power that the constitution or the federal law gives to the fed by the federal government। अगर लॉ मेकिंग जो है वो दोनों कर रही है, किसी एक चीज किसी एक मामले के ऊपर पार्लियामेंट भी कर रही है और प्रोविंशियल असेंबली भी कर रही है, तो फिर जो प्रोविंशियल असेंबली का की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड होगी, ठीक है, जितनी की अथॉरिटी उसको फेडरल गवर्नमेंट ने दी है बस उस तक। तो आर्टिकल 138 की बात करेंगे, कन्फरिंग ऑफ द फंक्शंस ऑन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, ये क्या है जी, द प्रोविंशियल असेंबली कैन गिव स्पेसिफिक फंक्शन, अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं या उसकी कोई पावर्स हैं, वो टू ऑफिसर्स, किसी ऑफिसर को दी जा सकती हैं,
या किसी अथॉरिटी को दी जा सकती हैं, वर्किंग अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि उसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकता है, बट ओनली इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेकमेंड्स इट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इजाजत जो है वो जरूरी है, यानी सीएम और कैबिनेट की इजाजत जरूरी है, उसके बगैर नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आ जाता है जी बिजनेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, बिजनेस है, यानी डेली की जो उसकी एक्टिविटी है उसको कैसे देखा जाएगा। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। गवर्नर के नाम पे जी किए जाते हैं, गवर्नर क्योंकि जो है वो हेड ऑफ प्रोविंस होता है। रूल्स डिसाइडेड हाउ ऑफिशियल ऑर्डर्स इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड इन द गवर्नर्स नेम एंड वंस ऑथेंटिकेटेड कोर्ट कैन नॉट चैलेंज। कहता है रूल्स जो भी डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, गवर्नर जो है उसको नोटिफाई कर देता है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट आल्सो मेक रूल्स फॉर एलोकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ बिजनेस। तो रूल्स जो है वो गवर्नर ने इसलिए भी बनाए जाते हैं कि ये जो बिजनेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है, बिजनेस का मतलब ये है कि इसकी जो रोजमर्रा की एक्टिविटी होनी है, जो लोगों की अटेंडेंस होनी है, जो सेशंस होने हैं, ठीक है, जो वहां पर रेजोल्यूशंस पास होनी है, जो बिल बिल पास होने हैं, वो कैसे करेंगे काम, ठीक है, कब आएगा, कौन पेश करेगा, कैसे पेश करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ये डिसाइड करेंगे। आर्टिकल 140 में आ जाते हैं भाई, एडवोकेट जनरल ऑफ प्रोविंस लीगल एडवाइजर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिस तरह हमने विफाक में देखा था, वहां था अटॉर्नी अटॉर्नी, यहाँ पर कौन है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल, ये प्रोविंस के अंदर होता है। द एडवोकेट जनरल, द गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल हु मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट। उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, यानी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो कि वो हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी वही इसी के लिए, इसका मतलब ये है। द एडवोकेट जनरल इज ड्यूटी इज टू एडवाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लीगल मैटर के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसने असिस्ट करना होता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेयर। गवर्नर की जो है वो डिस्पोजल के ऊपर होता है, जब तक गवर्नर चाहे ये काम जारी रखेगा। ही में रिजाइन इन राइटिंग टू द गवर्नर, और गवर्नर को वो अपना राइटिंग में रिजाइन लिखकर भी सबमिट कर सकता है जब उसका दिल चाहे। आर्टिकल 140 की बात करते हैं भाई, आर्टिकल 140 ए, लोकल गवर्नमेंट। हर प्रोविंस जो है वो लाजमी लोकल गवर्नमेंट बनाएगा। एवरी प्रोविंस मस्ट एस्टैब्लिश लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बाय द इलेक्शन पाकिस्तान, ईसीपी जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस है वो भी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही जो है वो बैठ के आप करवा लें आपस में, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करेगा। अब आर्टिकल इसके बाद है 141। आर्टिकल 141 किससे मुतल्लिक है देखते हैं जी। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट। पार्लियामेंट जो है पूरे पाकिस्तान के लिए लॉ बना सकता है, और इवन विद इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट आउटसाइड पाकिस्तान। अगर हमारा कोई और टेरिटरी है तो उसके लिए भी बना सकती है। कल को कोई जजीरा निकला था कराची के पास, ठीक है, तो कोई टेरिटरी ऐसी हमें मिल जाती है तो उसके लिए भी जो है वो लॉज बनाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर मौजूद है। और एक लाइन ये भी है इसमें लिखी हुई कि द प्रोविंशियल असेंबली कैन मेक लॉज फॉर इट्स प्रोविंस और एनी पार्ट। प्रोविंशियल असेंबली जो है अपने प्रोविंस के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए लॉ मेकिंग करती है। हिस्से का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनपे डिफरेंट किस्म के लॉज होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज, ठीक है, ट्राइबल एरियाज, तो इनके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के कवानीन होते हैं। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गए तो करेक्ट कर दूं ताकि आप कहीं गलत स्पेलिंग ना लर्न कर लें। आर्टिकल 142 है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ। फेडरल और प्रोविंशियल लॉज का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बात करेंगे। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, इसका मतलब है कि वो एरियाज जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने कानून साजी करनी है, ठीक है, तो वहां पर उसकी एक्सक्लूसिव पावर है, यानी उसकी अकेले की पावर है कि वो वहां पर क्या करेगा, कानून साजी करेगा। कौन करेगा, पार्लियामेंट। बट पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज कैन मेक लॉज ऑन क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस। लेकिन ये मिल के क्या कर सकते हैं, इकट्ठे लॉ भी बना सकते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, या एविडेंस वगैरह है। ऑन ऑल अदर मैटर्स नॉट इन फेडरल ओनली द प्रोविंशियल असेंबली कैन मेक लॉज। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी चीजें हैं तो प्रोविंशियल असेंबली हर कोई अपनी अपनी बनाएगी। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज फॉर द फेडरल एरियाज एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रो। और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने जो उसके फेडरल एरियाज हैं उनके बारे में, उनके ऊपर जो है वो कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 143 देखते हैं भाई, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी जो है वो आ जाती है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से मुतसादम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक इदारा है विफाक, उसका नाम है PSQCA, एक जो है वो सूबाई इदारा है उसका नाम है PFA, मतलब पंजाब फूड अथॉरिटी। ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड पे काम कर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पे अब ये जो है वो अगर किसी शख्स का को लाइसेंस बना के दे रहे हैं फूड का, तो अब PSQCA भी यही काम कर रहा है, ये एक विफाकी इदारा है, पंजाब फूड अथॉरिटी भी यही काम कर रहा है, ये क्या है, ये एक सूबाई इदारा है। तो इनके दरमियान में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इफ द प्रोविंशियल लॉ
क्लैशेस विद अ पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट के लॉ से, प्रोविंस में कोई लॉ बना और वो पार्लियामेंट के किसी लॉ से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्लैश है उसका आपस। इसमें लिखा है कि इनके पास अकेला राइट है कि वो उस बिजनेस को लाइसेंस दे सकते हैं, और इनके पास है कि ये जो है वो, मिसाल के तौर पे हम किसी होटल की बात कर लेते हैं कि दोनों ने जो है वो अपना अपना लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम इसको, हमारा एक्सक्लूसिव राइट है कि सिर्फ हम इसको लाइसेंस देंगे और इससे फी चार्ज करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द प्रोविंशियल लॉ बिकम्स वॉइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जहां जहां पे इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां प्रोविंशियल लॉ जो है वो क्या करेगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का सारा लॉ, मिसाल के तौर पे कुछ कुछ ऐसी शिकें जैसे सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7, तो मिसाल के तौर पे एक सेक्शन ऐसा है जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर होगा। बाकी सारे सेक्शन जो है वो सही अपनी जगह पे उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से उनको बनाया गया है। आर्टिकल 144 की बच्चों बात करते हैं, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर वन और मोर प्रोविंसेस बाय कंसेंट। बस का ऐसा होता है कि असेंबली कहती है कि जी कोई प्रोविंशियल असेंबली के आप हमारे लिए थोड़ी सी लेजिस्लेशन कर, या कोई ऐसा मामला है जिसके ऊपर हम मिल के लेजिस्लेशन कर लेते हैं। इफ मोर वन और मोर प्रोविंशियल असेंबलीज रिक्वेस्ट थ्रू अ रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन मैटर नॉट इन द फेडरल लिस्ट। फेडरल के अंदर वो नहीं आता, लेकिन अगर अगर जो है वो एक या एक से ज्यादा असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को ये कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे लिए लॉ बना दें इस चीज के ऊपर, तो वो लॉ बनाया जा सकता है। सच लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कैन लेटर बी अमेंड और रिपील्ड बाय द कंसर्न्ड प्रोविंशियल असेंबली। और उस लॉ को बाद में जो प्रोविंशियल असेंबली है वो उसको रिपील यानी कैंसिल भी कर सकती है और उसको अमेंड भी कर सकती है, यानी उसमें तब्दीली भी कर सकती है। अब आगे आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 145, पार्लियामेंट में डायरेक्ट गवर्नर टू एक्ट एज फेडरल रिप्रेजेंट। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नर को भी डायरेक्ट कर सकती है कि वो उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करे। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट अ गवर्नर टू एक्ट एज हिज एजेंट फॉर द फेडरल एरियाज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोविंस। ये पहले था, जैसा कि जैसे केपी के अंदर जो है, केपी के अंदर कुछ एरियाज थे जिनको हम क्या कहते थे? फाटा, फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया। अब तो वो केपी का पार्ट बन गया, लेकिन पहले ये थे केपी के अंडर, लेकिन ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड थे, यानी कि ये विफाक के अंडर आते थे यानी कि हदूद में थे केपी के, लेकिन आते किसके अंदर थे? विफाक के, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंडर आते। तो ऐसे ऐसे ऐसों की बात हो रही है। द प्रेसिडेंट कैन direct the government to act as an agent for the federal areas that are not part of the province, either generally or specific matters. In this role, the governor acts directly under the president authority, not under Article 105। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वो जो प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है उसके अंडर क्या करेगा? उन इलाकों को लुक आफ्टर करेगा जो कि प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है जी आर्टिकल 146, ये किस बारे में है जी? पावर ऑफ फेडरेशन टू कन्फर पावर्स ऑन प्रोविंसेस इन सर्टेन केसेस, फेडरेशन में इंटरेस्ट फंक्शंस टू द प्रोविंस। बड़ा आसान है भाई ये भी। The federal government can, with the province consent, give that province or its officers certain federal function। अपना function या power जो है वो फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। क्या कर सकती है? अपनी कुछ पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे सकती है या उसके ऑफिसर्स को दे सकती है। इसी तरह पार्लियामेंट कैन आल्सो गिव पावर्स और ड्यूटीज टू प्रोविंसेस इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड देयर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, यानी पार्लियामेंट चाहे तो प्रोविंस को कोई ऐसी चीज भी दे सकती है जो कि उनकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बाहर है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको प्रूव कर दिया, तो फिर जो है वो प्रोविंस उसको कर सकता है। कानून के अंदर इसकी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी प्रोविजन मौजूद है। इफ प्रोविंसेस इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट इन परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज, अगर इस तरह के काम करने में, जारी बात है कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, ठीक है, कोई कोई जो है वो प्रोविंस के साथ मिलके उन्होंने बॉर्डर एरिया के ऊपर जो है कोई फेंसिंग वगैरह किया, वहां पे उनका कोई खर्चा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि वो खर्चा उनको दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर डिसाइड नहीं हो रहा तो कोई आर्बिट्रेटर जो है वो भी मुकर्रर किया जा सकता है। ठीक है, और वो कौन मुकर्रर करेगा? चीफ जस्टिस। आर्टिकल 147 की बात कर रहे हैं, प्रोविंस में एंट्रस्ट फंक्शंस टू द फेडरेशन। प्रोविंस भी अपने फंक्शंस जो है फेडरेशन को दे सकते हैं। कैसे? अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन विद द फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट, फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से हैंड ओवर इट्स एग्जेक्टिव फंक्शन। उसके कोई एग्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, एग्जेक्टिव पावर्स है, वो फेडरल गवर्नमेंट को भी दे सकता है टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, और इट्स ऑफिसेज। मिसाल के तौर पे कुछ एरियाज हैं जैसे कि कबायली इलाका जात हैं, वहां पर अब ये इनसे संभाले नहीं जा रहे, या फिर कच्चे के इलाके हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं संभाले जा रहे, तो ये क्या करेंगे? ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो है
ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दें, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो फौज भी है, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी इनके अंडर है। तो वो क्या करेंगे, आर्मी को जो है वहां पर डिप्यूट कर देंगे या आर्मी की पकी पकी चेक पोस्टें वहां पे बना देंगे। तो ये मिसाल में दे, सच इंटरेस्टेड फंक्शन मस्ट बी रेटिफाइड बाय द प्रोविंशियल असेंबली विद इन 60, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर असेंबली इसको रेटिफाई करेगी। रेटिफाई करने का मतलब क्या है कि असेंबली के अंदर इस पर वोटिंग होगी और मेजोरिटी इसको चाहिए होगी, कम से कम सिंपल मेजोरिटी की जरूरत तो पड़ेगी। आर्टिकल सिंपल मेजोरिटी 50% से ज्यादा वोट होते हैं भाई, याद रखिएगा। 2/3 मेजोरिटी का मतलब है 66% से ज्यादा, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है 50% से ज्यादा वोट। आर्टिकल 148 की बात करते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड फेडरेशन। अब प्रोविंसेस और फेडरेशन की ऑब्लिगेशंस क्या है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स इन अ वे दैट इंश्योर फेडरल लॉज एंड फॉलोड इन द, ठीक है। तो वो इस तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगी कि वो जो फेडरल लॉज के जो है वो अगेंस्ट ना हो, वो भी फॉलो किए जाए। व्हेन द फेडरेशन यूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ प्रोविंस, इट मस्ट कंसीडर द प्रोविंशियल इंटरेस्ट। तो प्रोविंशियल इंटरेस्ट का ख्याल करना है। वो कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जब कोई काम करना है ना, अपने अपने पावर्स एक्सरसाइज करनी है, तो उसने फेडरल गवर्नमेंट का ख्याल करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ख्याल करना है। द फेडरेशन हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस। फेडरेशन की ये ड्यूटी है कि वो हर प्रोविंस को प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि वो कहें कि जी हम जाके हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते बलूचिस्तान को, या हम सिंध को प्रोटेक्ट नहीं करते, या हम पंजाब को प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि जो आपका आपका आपकी फेडरेशन है, ठीक है, आपकी की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम को, यानी फॉरेन अटैक अगर होता है तो वो हर किसी की मदद करे। उसके बाद प्रोटेक्ट एवरी प्रोविंस फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर कोई इंटरनली डिस्टर्बेंस होती है, कोई राइट्स आ जाते हैं, कोई इंसर्जेंसी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, कोई रिवॉल्ट हो जाता है, बगावत हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस को हेल्प करेगी। आर्टिकल 149 है भाई, ये सेकंड लास्ट आर्टिकल है आज का। डायरेक्शन टू प्रोविंसेस इन सर्टेन केस, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज इन अ वे दैट डज नॉट ब्लॉक और हार्म फेडरल। देखें जी, जो आपकी प्रोविंशियल पावर्स हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है सीएम ने कि वो जो फेडरल अथॉरिटी है वो उससे मुतासिर ना हो। फेडरल गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू प्रोविंस इफ नीडेड टू प्रोटेक्ट इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। लेकिन जहां पे फेडरल गवर्नमेंट को लगे कि उसकी जो फेडरल अथॉरिटी है, उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो कहीं पे ब्रीच हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोविंसेस को डायरेक्शन भी दे सकता है। फेडरल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द प्रोविंस रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भी कह सकता है कि आप रोड बनवाएं, रेलवे बनाएं, ब्रिज बनाएं, कम्युनिकेशन बनाएं, एटसेट्रा, इफ दे आर डिक्लेयर्ड नेशनली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। अगर वो किसी लिहाज से नेशनली, यानी कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली जो है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या वहां पे कोई इंडस्ट्री वगैरह लगनी है, या वहां से कोई सी पैक वगैरह गुजरना है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो विफाक जो है वो प्रोविंस को कह सकती है कि आप यहाँ पे सड़कें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। नेक्स्ट क्या है जी, द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शन टू द प्रोविंस अबाउट हाउ इट शुड यूज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अ ग्रेव थ्रेट टू पीस एंड। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस भी दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करे, किस पर्पज के लिए, प्रिवेंट अ ग्रेव थ्रेट टू द पीस एंड ऑर्डर, ठीक है। मुल्क में अमन अमान की कोई सूरत हाल खराब हो रही है किसी सूबे में, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको कहेगी कि आप अपनी पावर्स इस्तेमाल करें और इसको चीजों को ठीक करें, ठीक है, अमन अमान को बहाल करें। उसके बाद क्या है भाई, प्रिवेंट अ सीरियस डेंजर टू द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक लाइफ जो है, लोगों की जो है वो मईशत है, पाकिस्तान की मईशत है, उसका अगर कहीं नुकसान हो रहा है, लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है, या कोई और ऐसा काम हो रहा है, तो उसके रिलेटेड भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये वाला मसला जो है इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। आर्टिकल 150 है आज का आखिरी आर्टिकल, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड। ऑल प्रोविंसेस मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट the public act records and court decisions of every other province। कहते हैं तमाम प्रोविंसेस जो हैं वो क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे किसको, पब्लिक एक्ट्स को, रिकॉर्ड्स को और कोर्ट डिसीजंस को, जो कि उसके उस प्रोविंस के अंदर जो है वो लिए जा रहे। पब्लिक एक्ट का मतलब क्या है, पब्लिक के मुतालिक जो लॉज, जो रिकॉर्ड वगैरह हैं उनका ख्याल करेंगे, और जो कोर्ट के डिसीजन है उनका एहतराम करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो तमाम प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंसेस के अंदर होने वाले जितनी भी बड़ी अहम चीजें हैं उसमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। ये नहीं होगा कि इदारों का आपस में तसादुम नहीं होना चाहिए। तो ये था जी आज का लेक्चर। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।